तो आप सभी ने देखा होगा अभी तक हमारे जितने प्रकरण हुए उसमें मैंने कुछ पैटर्न आपको बता रखा था कि स्टार्टिंग में हमको कुछ क्वेश्चन पुटअप करने हैं, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे अपने कंटेंट के अंदर। और जैसे ही हमने कंटेंट में एंट्री ले ली तो मिडिल में मध्य में हमको कुछ प्रश्न पुटअप करने हैं, और एंड में जब हम पढ़ा चुके होंगे अगेन हमें प्रश्न पुटअप करने हैं, और साथ ही साथ जो विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं उनको भी हमको कैच करते रहना है। तो आखिर पूरे प्रकरण में इतने सारे प्रश्नों का क्या महत्व होता है? इतने सारे प्रश्न पूछवा दिए गए तो क्या महत्व है इन प्रश्नों का? जिज्ञासा बनी रहे मैम। जिज्ञासा बनी रहे, और क्या हो सकता है? जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना, और विद्यार्थी को पूछ के हम्म प्रकरण का अभ्यास उतरे, उसका मूल्यांकन कैसे हो। अभ्यास और मूल्यांकन। हाँ मीनाक्षी, क्या कह रही थी आप? छात्र का मैम जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को, छात्रों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कि भाई वो अवबोध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ? छात्र का स्तर भी बढ़ता है मैम, जान छात्रों जान के। का लेवल अप करने के लिए। वेरी गुड। तो इसका अर्थ है आप समझ रहे हैं कि प्रश्नों का हमारे लिए क्या महत्व है। अगर हम एज अ टीचर हैं तो टीचर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में सुकरात नामक जो दार्शनिक हुए उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जिज्ञासा, ऐसी कोई विचार की चिंगारी जो युवा मस्तिष्क है, जो मन है, उसमें छोड़ देनी चाहिए, जिसके प्रति वो चिंतनशील हो सके। और जैसा ही व्यक्ति चिंतनशील होता है, उसके चिंतन के पटल जब ओपन होते हैं तो एक इस कंक्लूजन तक वो पहुंच सकता है जिससे कि पूरी सृष्टि को लाभ प्राप्त हो सकता है। अध्यापक भी वही कार्य करता है। उसके प्रकरण में प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। प्रश्न जब वो करता है तो उसके माध्यम से वो बच्चों की जिज्ञासा को जागृत कर रहा है, बच्चों के बोध को जान रहा है कि वो अंडरस्टैंड कर रहे कि नहीं कर रहे हैं मुझको। वो ये भी जानता है कि बच्चों का नॉलेज अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ वो ये जानता है मेरी कक्षा में किस किस स्तर के बच्चे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि विद्यार्थी नया कॉन्सेप्ट या कोई न्यू क्यूरियोसिटी डेवलप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इन सारे तथ्यों को जानने के लिए विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी से अध्यापक क्या करता है? प्रश्न पूछता है अलग अलग तरीके के। आगे जब आप ये कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा कि हमको अपने विषय की जो पाठ योजना है वो किस तरीके से तैयार करनी है। अभी भी आपका संस्कृत शिक्षण चल रहा है तो संस्कृत शिक्षण के अध्यापक को आपको ये बता देना चाहिए, या बता दिया होगा उन्होंने, कि जो पाठ योजना है उस पाठ योजना के किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और कैसे उसे अरेंज किया जाता है। तो जब आप पाठ योजना का स्वरूप देखेंगे, उस पाठ योजना के स्वरूप में आपको दिखाई देगा कि हमने जब एंट्री ली तब हमने प्रश्न पूछा, जैसे ही हमने आदर्श वाचन किया यानी किताब को पढ़ा, उसके तुरंत बाद हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे ही हमने उनको पढ़ा दिया, स्पष्टीकरण दे दिया, फिर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और जैसे ही हमने प्रश्न पूछ लिया तो अंत में कक्षा समाप्त करते हुए हम उनसे फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। इनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे एंट्री लेते हुए प्रश्नों को कहा गया कि वो प्रस्तावना के प्रश्न होंगे। फिर जैसे ही आपने आदर्श वाचन किया यानी किताब का एक पैराग्राफ पढ़ा, तो उस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होंगे, जैसे अभी भुवन ने इंडिविजुअल डिफरेंस नामक कंटेंट आपको पढ़ाया, व्यक्तिगत भिन्नता। तो उस व्यक्तिगत भिन्नता में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब टीचर आदर्श वाचन ही कर रहा होगा उस समय बहुत गंभीरता से आपके स्टेटमेंट को वो सुन रहे होंगे और वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया, तो हम उन्हें बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है।
उसमें अभी टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल आदर्श वाचन किया है। किताब को पकड़ा, किताब में एक पैरा के अंदर 12 लाइन थी, उन 12 लाइन को विराम, पूर्ण विराम, आपका विसर्ग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसने उन लाइनों को केवल पढ़ा, और पढ़ते हुए वो ध्यान दे रहा था कब उसे रुकना है, कब गति को बढ़ाना है, कब आवाज़ को तेज करना है, कब आवाज़ को डाउन करना है। लय ताल गति का ध्यान रखते हुए वो अपने पैराग्राफ को पढ़ रहा था। उसको आदर्श वाचन हमने कहा। पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चे उसको गंभीरता से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए उसने बोधात्मक प्रश्नों को पूछा। और जैसे ही उसने बोधात्मक प्रश्न पूछे तो उसे पता चल रहा है कि बच्चे अभी भी उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो उनका ध्यान वो फिर से प्रकरण के अंदर केंद्रित करने के लिए स्पष्टीकरण को प्रारंभ कर देता है, और चार्ट के माध्यम से प्रकरण को सरल करते हुए किताब की भाषा से हटकर अपनी भाषा में ट्रांसफ़र करते हुए पढ़ाता है। अब जैसे ही वो पढ़ा चुका है, विद्यार्थियों ने क्या अंडरस्टैंड किया उसको जानने के लिए वो विचार विश्लेषण के प्रश्न करेगा, जिसमें विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में अंडरस्टैंड की हुई बात को विश्लेषित करते हुए आपके प्रश्न को समझते हुए आपको जवाब देना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही ये सारा कार्य अध्यापक ने समाप्त किया और उनसे कहा कि अब थोड़ी देर के लिए आप स्वयं किताब के उस पैराग्राफ को समझिए, और जितना उसने 5 मिनट उनको अगर दे दिया है तो 5 मिनट के बाद अध्यापक ने अब पूरे पढ़ाए हुए में से पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने हैं। उन पुनरावृत्ति के प्रश्नों में उसने शुरू से लेकर अभी तक जो जो क्रिया की, उन क्रियाओं के प्रश्नों को जोड़ते हुए वो उनको मूल्यांकित कर रहा है। और फिर अंत में जब वो कक्षा से बाहर आने वाला है तो फिर से उसने प्रश्न दिए, जिन्हें कि गृह कार्य के प्रश्न कहा जाता है। तो कुल कितने प्रकार के प्रश्नों के नाम मैंने अभी यहाँ पे कहे? पता क्या मैम, एक सबसे पहले कि प्रस्तावना प्रश्न, जैसे जो पहले प्रस्तावना बनेगी, फिर दूसरा छात्रों का तो मूल्यांकन प्रश्न हो गए, एवं प्रस्तावना पक्ष, एक मूल्यांकन पक्ष प्रश्न, और एक प्रकार का मैम ये भी हो सकता है कि अवधारणा प्रश्न कह सकते हैं इसको, कि मतलब जब हम व्यक्तिगत विचार भी कई बार हम पढ़ाते समय कुछ विषयों पे, जैसे मनोविज्ञान पे ही हम अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो क्या नाम दिया? अभी कुछ नाम दिया ना मैंने, मैम थोड़ा वो कुछ बस नाम दिए मैंने, ध्यान से मैम थोड़ा स्खलित हो गया वो। तो ध्यान नहीं होगा तो स्खलित ही होगा। हाँ, अन्य कोई? अवधारणा प्रश्न मैम। हाँ मीनाक्षी, बताओ भाई, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे मैंने? मैम प्रस्तावना पर प्रश्न, अवधारणा प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। तो इसका अर्थ है मैडम की बात को गंभीरता से सुनने की जगह यहाँ पे जो हमारे आयुष कह रहे थे उसको ज़्यादा गंभीरता से सुना गया, क्योंकि अब प्रश्न पूछने की बारी आ गई है। हाँ भाई, बालकृष्ण जी बताओ। प्रस्तावना प्रश्न। वो तो स्क्रीन पे लिखा हुआ था मैंने अभी। मूल्यांकन, ये तो मैंने कहीं पे कहा ही नहीं। अंतिम में मैम आपने ये कहा था कि गृह कार्य के लिए प्रश्न, तो अंत वाला सुना, उसके बीच में सब गायब कर दिया। बीच वाला स्मरण में नहीं है। हाँ अभिषेक, मैं थोड़ा खारा था तो खाते खाते सुनोगे तो फिर तो खाने का रस ही लोगे, पढ़ाई का रस कैसे लोगे?
एक ही काम होगा, या तो हम खाना खाएंगे या तो हम सुनेंगे। तो कैसे काम चलेगा भाई? जब ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो काम कैसे चलेगा? ये कोई आपकी कक्षा का स्वरूप नहीं हो रखा है कि हमारा सहपाठी आ रहा है, पढ़ा रहा है, सुनने का मन कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो बस बोलने देते हैं। मैम शायद आपने पुनरावृत्ति प्रश्न के विषय में कहा। वेरी गुड। आप भीड़ में होके सुन पा रहे हैं और ये लोग केवल स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं। कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई खा रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है। तो ऐसे शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती है। जब हम अध्ययन कर रहे थे तो एक प्रकार का प्रस्तावना प्रश्न, ये एंट्री का क्वेश्चन होता है। जैसी आपने एंट्री ली तो आप कुछ प्रकरण पढ़ाएंगे किताब को पकड़कर। किताब को पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते कितने लोग मुझे गंभीरता से सुन रहे हैं। जैसे तुम लोग कुछ नहीं सुन रहे हो, और कुछ नहीं सुन रहे हो तो कुछ नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखो। जैसे ही मैंने किताब का एक कंटेंट, एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो कितने लोग गंभीरता से सुन रहे हैं, उस गंभीरता को जांचने के लिए, उनके बोध के स्तर को जांचने के लिए अध्यापक वहीं पर बोधात्मक प्रश्न, बोध जांच रहा है इसीलिए बोधात्मक कह दिया उसको। उसमें अभी टीचर ने कुछ बताया नहीं है, केवल किताब के एक पैराग्राफ में यदि 10 लाइनें हैं तो केवल उस 10 लाइनों में उसने ये ध्यान रखा कि पूर्ण विराम कहाँ पे आ रहा है, कॉमा कहाँ पे आ रहा है, उसी तरीके से वो रुक रहा था लाइन को पढ़ते पढ़ते। और उन पूरी लाइनों को पढ़ने के बाद उसने कहा कि अब मैं जानूं कि मुझे पैराग्राफ पढ़ते हुए कितने बच्चे गंभीरता से सुन रहे थे। तो उसने उसी में क्वेश्चन बनाने शुरू किए और 4 क्वेश्चन बनाकर उसने बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक कर लिया। अब अगर वो बोध नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ये पता चल गया कि मुझे अब किस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। जिनका ध्यान नहीं लगा हुआ है उनका ध्यान कैसे वापस कक्षा में लगाना चाहिए, वरना तो फिर मैं 1 घंटे तक कुछ भी करता रहूं, ये तो कुछ सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। फिर उसने क्या किया, उसको समझते हुए स्पष्टीकरण शुरू कर दिया। अब किताब की भाषा से हटकर उसकी अपनी भाषा होगी। जैसे तुमने पीपीटी बनाई तो पीपीटी की भाषा से हटकर जब आप समझा रहे हो स्क्रीन पर, तो वो भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए कि इस पीपीटी में लिखे हुए इन 4 लाइनों का क्या औचित्य है, क्यों मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं समझाऊँ अपने ऑन वर्ड में। तो उसके लिए उसने किसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया, उसके माध्यम से प्रकरण को सरल बनाते उसने पढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही उसे वो सरल बना देता है तो उसके बाद तुरंत वो फिर से वहाँ पर प्रश्न पुटअप करेगा। उन प्रश्नों को कहा जाएगा विचार विश्लेषण के प्रश्न। यहाँ पर मान लीजिए आपने भरत और केकई का संवाद पढ़ाया, और संवाद पढ़ाने के बाद अब उस संवाद को विचारों में कैसे विद्यार्थियों ने लिया, कैसे उसे विश्लेषित कर पा रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं प्रश्न। जब पूरा संवाद आपने सुना दिया, भरत केकई को सम्मान नहीं दे रहे हैं, रुष्ट हो गए हैं, केकई उनको समझाना चाहती है लेकिन समझा नहीं पा रही हैं कि उनकी क्या दूरदर्शिता उस बात में छुपी हुई थी, क्यों उन्होंने अपने प्राण से प्रिय पुत्र को वनवास में भेज दिया है, वो अपने जैविक पुत्र को उस बात को नहीं समझा पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रकरण को एज ए टीचर समझा रहे हैं, आपका जो समझाने का तरीका था वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप केकई का नेगेटिव रूप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी रूप में आप, चूँकि किताब में ऐसा लिखा हुआ है और आपने वैसा ही उसको प्रेजेंट कर दिया। टीचर डायरेक्शन चेंज करने का कार्य करता है ताकि विद्यार्थी उसको दूसरे एंगल से भी देख सकें। तो आपने उस एंगल को जांचने के लिए उनसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या वाकई में कैकई राम को अपना पुत्र नहीं मानती रही होंगी, और ये प्रश्न आपने विद्यार्थियों के लिए छोड़ दिया।
अब विद्यार्थी अगर गंभीरता से आपके प्रकरण को सुन रहे होंगे, जिसको कि आपने सरल और सहज बनाकर कैकेयी के अपने बच्चे के प्रेम के लिए, राम के प्रेम के लिए दोनों भावों को अगर आपने प्रकट किया होगा, तो विद्यार्थी आवश्यक रूप से अपने विचारों को उन विचारों से मिलाते हुए, उसको विश्लेषित करते हुए आप तक उस बात को पहुंचा पाएगा कि पूरी कहानी और कथन सुनने के बाद मुझे लगता है कि कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने समाज को पहले रख लिया, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को वनवास की तरफ भेजा, क्योंकि वो प्रिय पुत्र उन सर्व गुणों से संपन्न था, जिसमें वक्त के साथ धैर्य भी था तो साहस भी था, वेदना को सहने का उनमें दम भी था। वो सारे तत्व नज़र आते थे उनको उस पुत्र के अंदर, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो पुत्र उस अदम्य साहस को प्रदर्शित करे, जिससे केवल उसके कुटुंब का नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का संरक्षण हो। तो उस दृष्टि को रखते हुए उन्होंने वहाँ भेजा, तो विद्यार्थी आवश्यक रूप से उस चीज़ को आप तक पहुँचा पाएगा। और जब आप उसे सुन रहे होंगे तो आपको हर्ष की अनुभूति हो रही होगी कि मैं प्रकरण के माध्यम से जो बच्चे को देना चाहता हूँ, चूँकि हम प्रकरण केवल पास करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं किसी भी विद्यार्थी को। कोई भी प्रकरण विद्यार्थी को इसलिए दिया जाता है कि भावी जीवन में वो उसे अपने जीवन में उतार सकेगा, इसीलिए प्रकरण को पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके से दृष्टांतों के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किया जा सके कि विद्यार्थी अपने विचारों को परोस सके। ऐसा नहीं कि उसने बदला लिया तो मैं भी बदला लूँगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। ये विचार भविष्य के लिए खतरनाक हैं, विस्फोटक हैं, और अगर ऐसे विचार विद्यार्थी के मन में पल रहे हैं तो उन विचारों को कैसे अध्यापक अपने पढ़ाए जा रहे प्रकरण के माध्यम से या करवाई जा रही क्रियाओं के माध्यम से दूर कर सकता है, उसको उसने यहाँ पे अंडरस्टैंड करा और अपने प्रकरण को पढ़ाने के बाद अब वो जानना चाहता है कि वो उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसने विचार विश्लेषण का प्रश्न पूछा, और जैसे ही उसने ये सारी क्रिया कर ली, अब पूरा पढ़ा दिया अपना जितना मिनट उसको मिल रखा था, तो एंड में जाने से पहले वो फिर से प्रश्न करेगा। उन प्रश्नों का नाम होता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें उसने यहाँ से और यहाँ तक जो भी क्रिया की है इन सब को समाहित करते हुए एक बार फिर से रिपीटेशन करेगा, रिपीट करवाएगा, रिकॉल करवाएगा बच्चे को, और वो पूरी सिनेरियो को जो पूरी कक्षा में घटित हुआ निचोड़ के रूप में 3 से 4 प्रश्नों को पूछेगा, और उसमें वो अंडरस्टैंड करेगा कि विद्यार्थी को पूरा प्रकरण रिवाइज हो जाए। और जैसे ही वो कार्य कर चुका है, उसको और स्थायी करने के लिए एंड में कक्षा से बाहर जाते हुए वो उसको घर के लिए भी कुछ प्रश्न दे देगा, जिनको गृह प्रश्न कहा जाता है या होमवर्क के नाम से आप जानते हैं। तो कुल मिला के कितने प्रश्न यहाँ पे आ गए? 5। 5 मैम। अब सोचो, अगर 5 प्रश्न वो यहाँ पे ये पूरी क्रिया को कर रहा है और हर प्रश्न में वो 4-4 मिनट दे रहा है, तो टोटल कितने मिनट लग गए उसके? 20 मिनट। 20 मिनट 25। कितने मिनट लगे? 20 मैम। 4 मिनट अगर एक प्रश्न को दे रहा है। और आपको टोटल कक्षा में ही मिनट मिला हुआ है 35 मिनट। कितना मिनट मिला है? 35। और उस 35 में से वो 20 मिनट केवल क्या कर रहा है? क्वेश्चन ही पूछने पे लगा हुआ है। और उस 10 मिनट जो आपका अभी बचा हुआ 15 मिनट है, उस 15 मिनट में से भी उसने 10 मिनट की टीचिंग का कार्य करना है, बाकी 5 मिनट उसके और उच्चारण अभ्यास और अन्य अभ्यास, ये सारी क्रियाएं उसमें लग गई। तो उसको मान लीजिए टोटल 10 मिनट ही मिला, तो उसने तो स्पष्टीकरण में केवल 10 मिनट लगाया, बाकी टाइम तो पूरा प्रश्न ही पूछ रहा था वो पूरी कक्षा में। तो ऐसा क्या है इन प्रश्नों में कि जो उसको इतना पूछना पड़ रहा है? तो आपने कहा मैं इसलिए प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं जिज्ञासा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसलिए प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं बोध का स्तर जानना चाहता हूँ,
मैं इसलिए प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं उनके विचारों का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसलिए प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं उसको याद कराना चाहता हूँ कि भाई हमने क्या क्या प्रक्रिया चल दी है। मैं इसलिए प्रश्न पूछूंगा क्योंकि उस ज्ञान को मैं स्थायी करना चाहता हूँ। इसलिए प्रश्नों का मेरे लिए महत्व है। और इतने तरीके से पूरे प्रकरण में टीचर प्रश्न प्रश्न और प्रश्नों पर ही पूरे प्रकरण को आगे लेके चलता है। तो जब यहाँ इतने प्रश्नों की बात आ रही है, पूरी पाठ योजना में जो 35 मिनट का आपके शास्त्र शिक्षण का आपको पाठ योजना बताई जाएगी, वहाँ इतने सारे प्रश्नों को आपने याद करना। सोचो, अभी तो एक कौशल में हमने आपको केवल 4 ही प्रश्न याद करने के लिए कहे और आपको कहा उसको प्रदर्शित करो। तो आपको 35 मिनट में 4 प्रश्न यहाँ, 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 इन 5 प्रकार के प्रश्नों में से 4 में तो आपको 4 प्रश्नों को याद करना है। 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16। 16 प्रश्न आपके मस्तिष्क में होने चाहिए और रटे हुए प्रश्न नहीं होने चाहिए। और ना ही उन प्रश्नों का रिपीटेशन होना चाहिए, पुनरावृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए प्रश्न की। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 16 प्रश्न जब आप 4 को याद करने में आपको दिक्कत हो रही थी, तो सोचो रोज जाकर 16 प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, तो टीचर को कितनी तैयारी करनी होगी? बहुत ज़्यादा मैम। तो उसका तो पूरा ही पैटर्न गड़बड़ा जाएगा अगर एक भी चीज़ क्या होती है, गड़बड़ाती है। अगर उसने प्रस्तावना के प्रश्न ठीक से याद नहीं किए हैं तो आगे वो खुद ब खुद बोध के प्रश्न भूल जाएगा। अगर उसने बोध के प्रश्नों को ठीक से अपने स्मृति में धारित नहीं किया है तो आगे वो विचार विश्लेषण के प्रश्न भूल जाएगा, और जैसे ही उसने इसको याद नहीं किया है वो पुनरावृत्ति के प्रश्नों को भूल जाएगा। तो इन चारों को याद करने के लिए उसको ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको करवाया जा रहा है प्रश्न कौशल। समझ में आ रही है बात? जी मैम। केवल आयुष को समझ में आ रही है? बाकी सब खाना खा रहे हैं? जी मैम आ रही। तो यहाँ पर प्रश्न कौशल के बारे में अगर आप देखें तो ये एक आर्ट है। क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट होता है, और अगर जो इस आर्ट को नहीं जानता है वो प्रश्नों में बच्चे या तो उससे कहते रहेंगे सॉरी मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ आप क्या जानना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? यहाँ दर्शाया गया है क्योंकि आप जानना चाहते हैं बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, क्योंकि आप जानना चाहते हैं अंडरस्टैंड। जो सारा कुछ अभी आपने कहा वही इसके अर्थ में छुपा हुआ है। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उसकी विषय में रुचि किस प्रकार की है इसको हम जानना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसका लेबल क्या है इसको हम जानना चाहते हैं। क्यों आप प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा टीचिंग का मेथड है उसको हमको सक्सेस करना है। आज मैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आया हूँ कक्षा में उसको मुझे सफल करना है, अचीव करना है, इसके लिए हम प्रश्न पुटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, इसलिए प्रश्न को पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं। कुछ शरीर से वहाँ बैठे हुए मस्तिष्क कहीं और गया हुआ है, वापस वो कक्षा में आ जाए, प्रकरण के अंदर आ जाए, इसीलिए प्रश्नों को क्या किया जा रहा है, पुटअप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं। वन वे में टीचिंग नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं बच्चे भी उसमें क्या हों, इन्वॉल्व हों। हम क्या चाहते हैं? बच्चा अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सके, इसलिए क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। बच्चा अपनी इमेजिनेशन पावर को डेवलप कर सके, वो सोच सके कि मैंने भरत और कैकेयी का संवाद सुना, क्या मैं विश्लेषित कर पा रहा हूँ इतनी महान रानी जिसने दशरथ की जान बचाई, उसने क्यों दशरथ के उस हृदय के टुकड़े को बाहर भेज दिया, जबकि वो जानती थी कि राजा ने उनसे कहा था कि सब कुछ मांग लेना लेकिन कभी मेरे राम को मुझसे अलग मत करना। अपनी तीनों रानियों से उन्होंने कहा हुआ था। तो वो रानी जो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी अपने राजा को, जानती थी कि उनके दिल के टुकड़े को अगर कहीं और भेजा जाएगा तो उसका ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर भी ऐसा
क्यों उन्होंने कदम उठाया, तो क्या बच्चा अपनी उस इमेजिनेशन पावर को डेवलप कर पा रहा है, वो पर्दे के पीछे छुपे हुए उस सत्य को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। उसको डेवलप करने के लिए टीचर बार बार क्वेश्चन क्या करता है, पुटअप करता है। और साथ ही साथ अंत में यहाँ बताया गया है कि हमने जो चीज़ पढ़ाई पूरे 35 मिनट तक, हम उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को क्या करते हैं, पुटअप करने का कार्य करते हैं। समझे बात को? जी मैम। जी मैम। और कहा कि अगर ये सब चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो तो फिर एक टीचर को क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये सारा ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लिया आपने कि मुझे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, रुचि भी जानना है, वो इमेजिनेशन पावर कैसी है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो किस तरीके से खुद को अभिव्यक्त कर पा रहा है, वो सब कुछ आपको जानना है, इफ़ेक्टिवनेस आपको जानना है। और आपको ये जानना है कि मैंने 35 मिनट तक जो क्रिया की वो सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही, उस प्रोसेस को आपको जानना है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रश्न कैसे होने चाहिए, इसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करो। तो कहा एक अध्यापक को ये ध्यान रखना है कि वो सार्थक प्रश्नों को ही कक्षा में पुटअप करे। मैं बार बार आपसे क्या कहती रहती हूँ, हर बच्चे का निरर्थक प्रश्न अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कक्षा को डाइवर्ट कर रहे हो, कक्षा के उस दिन के अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो स्वयं के लिए। इसीलिए आपको केवल रेलिवेंट क्वेश्चन को ही पूछना है, पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। जिनका कोई रेलिवेंसी नहीं है, कोई तुक नहीं है, उनको आप एक्सेप्ट मत कीजिए। बच्चे ने एक के बाद पूछा कि भाई हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो मम्मी ने कहा हम वहाँ शादी में जा रहे हैं। शादी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। वो हमारा रिश्तेदार क्यों है? तो क्या सारे क्वेश्चन को अचीव करना आवश्यक है क्या? नहीं मैम। ये नहीं। एज होती है चाइल्डहुड की। जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है ना, वो पूछता है ऐसा ही क्यों, फिर उसके अंदर ही क्वेश्चन ढूंढ लेगा ऐसा ही क्यों, फिर उसके अंदर ही क्वेश्चन ढूंढ लेगा ऐसा ही क्यों। जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो उसका एज ग्रुप 12 से लेकर 14 के बीच में है, वो आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। और जिस एज में आप हो, आप पूरे मैच्योर पर्सनैलिटी में हो, लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे इस लेवल का 4 से 6 वर्ष की आयु के लेवल के बच्चे की तरह यहाँ जब बच्चे पढ़ा रहे होते हैं रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो सोचो, आप 20 वर्ष के होने पर आप 4 वर्ष की तरह अगर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो तो आपने अपने लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के इतने सारे लेवल्स को क्या कर लिया है, धराशायी कर लिया है। और ऐसी स्थिति में वो टीचर ही होता है जिसको ये जानना है कि मैं केवल एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो अभी प्रश्न आया था इंडिविजुअल डिफरेंस में कि भाई कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, टीचर को ये ध्यान रखना है मेरे पास उच्च लेवल का भी है, मिडिल भी है और डाउन टू अर्थ वाला भी है। तो मुझे केवल ये नहीं सोचना है कि डाउन को ही अप करना है, आपको इन दो को भी साथ में लेके चलना है। इसीलिए आपको उन प्रश्नों का जिसके लिए उन सब के लिए महत्व है, उन प्रश्नों को एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चे को वहीं पर विराम देना चाहिए कि सारा काम अगर अध्यापक ही कर लेगा तो तुम क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे। सारा अगर अध्यापक ही पढ़ा लेगा तो तुम सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। और उसको इस तरीके का आपने सेल्फ स्टडी करने के लिए आपने क्वेश्चन पुटअप करके दे दिया कि इसको ढूंढ के लेके आओ, तुम्हें जवाब मैं कल फिर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और तुम ही अपने प्रश्न का जवाब हमें क्या दोगे, रिटर्न वापस दोगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है क्या जो प्रश्न है वो सार्थक है या नहीं है। निरर्थक क्वेश्चन को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, या स्वयं भी एक कोई निरर्थक प्रश्न तो बच्चे से नहीं पूछ रहे हैं आप, उसका कोई अर्थ है, कोई औचित्य है या नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त पूरा एक पैराग्राफ आपने पढ़ दिया, उसके बाद कह रहे हो ये सब सुनने के बाद अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो। पूरा 5 मिनट आपने उसकी पूरी हिस्ट्री पहले बोली और फिर कहा बताओ मेरा ये प्रश्न था, ये 5 मिनट जो मैं बोल रहा था, अब आंसर दे दो मुझे। शॉर्ट एंड सिंपल आपको प्रश्न पूछना है, वो
बिल्कुल सटीक होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। इतना लंबा चौड़ा अलंकारिक तरीके से आपने वहाँ पर वर्णन करते हुए प्रश्नों को पूछने का प्रयत्न नहीं करना है। स्पष्ट होना चाहिए। बच्चा ये ना कहे कि सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, बार बार वो कह रहा है इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए उस चीज़ की तरफ, वो ऐसा क्यों कह रहा है। या तो आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रश्न को, या वो आपके कंटेंट के प्रति अटेंशन नहीं दे रहा है और बार बार ऐसा कह रहा है। आप अगर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रश्न के तरीके को चेंज कीजिए, और अगर वो अटेंशन नहीं लगा रहा है तो उसको आपको सतर्क करना होगा कक्षा में ध्यान देने के लिए कि भाई कहाँ ध्यान है, पढ़ाई में मन है तो ठीक है, नहीं मन है तो फिर अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो कि मैं 35 मिनट तक यहाँ एक ही मुद्रा में बैठा रहूँ। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो वो सॉरी कहेगा और कक्षा में अपने को व्यवस्थित करके अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करेगा। ना समझ बच्चा होगा तो अपना बस्ता उठाएगा और सीधे बाहर चला जाएगा, जो उसको उस दिन का लाभ मिलना था उस लाभ से अपने को वंचित कर लेगा। तो टीचर डांटता तो सबको है, लेकिन डांटते हुए हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि ये मेरे हित के लिए मुझे डांट रहा है, तो मुझे तुरंत सॉरी कहते हुए अपने उस स्थिति को ठीक करना है जो व्यवस्था बाधा उत्पन्न कर रही है। वहीं पे स्वयं को व्यवस्थित करके उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है कि स्पष्टता की आपको विशेष रूप से क्या रखना, ध्यान। व्याकरणिक शुद्धि का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स के रूप में आ गई। 2 कंपोनेंट्स होंगे, प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे और प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। निर्माण करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, व्याकरणिक शुद्ध हो, उसमें कुछ विशिष्ट हो जो बच्चे को पता चलना चाहिए, उसमें एक संक्षिप्तता हो, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और वो रेलिवेंस होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। जब हम प्रश्न पूछ रहे होंगे तो प्रश्न पूछते हुए मेरा आवाज़ का स्तर ठीक है या नहीं है, इसका ध्यान दोगे। कहीं मैं तेज गति से तो नहीं भाग रहा हूँ, तुरंत तुरंत जल्दी 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 जल्दी, और बच्चा समझ ही नहीं पाया कि टीचर बोल क्या रहा है। प्रश्नों का जो वितरण है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस और बच्चे बैठे हैं, इस और बच्चे बैठे, मैं सारे प्रश्न यहीं पूछ रहा हूँ, पहली लाइन पहली लाइन पहली लाइन, ये बच्चे ऐसी खाली बैठे हुए हैं। आप जब प्रश्न का वितरण करेंगे तो अगर आपने पहला प्रश्न यहाँ पूछा तो दूसरा प्रश्न यहाँ मध्य में पूछोगे, और तीसरा प्रश्न यहाँ लास्ट में पूछोगे, और चौथा प्रश्न यहाँ सबसे आगे पूछोगे। क्यों? जैसे ही आपने इसे प्रश्न पूछा ये सारी बेल्ट अवेयर हो गई। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा आगे की बेल्ट और पीछे की बेल्ट अवेयर हो गई। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा ये पीछे की दोनों साइड की बेल्ट और आगे की बेल्ट अवेयर हो गई। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा इधर की बेल्ट और इधर की बेल्ट अवेयर हो गई। इस तरीके से टीचर को प्रश्नों का क्या करना चाहिए, वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से ही हाथ खड़ा हो रहा है उसी से मैं बार बार प्रश्न पूछता जाऊँ। जैसे आपको भी कमेंट आया होगा आप में से अधिकांश को कि एक ही बच्चे की तरफ देखकर प्रश्न ना पूछें, एक ही बच्चे को बार बार प्रश्न ना पूछें। तो आपको ये ध्यान रखना है जब मैं प्रश्न वितरित कर रहा हूँ तो क्या मैंने पूरी कक्षा उसमें इंगेज कर रखी है कि नहीं कर रखी है। तो प्रश्न अनुशासन व्यवस्था में भी विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए प्रश्न के वितरण का भी अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए ताकि सारे बच्चे एक्टिव होकर प्रश्न को सुने आपके प्रकरण से अपने को स्थापित करने के लिए। मैम मतलब एक प्रश्न था मैम। मैम जैसे आपने बोला जो प्रश्न जब पूछने होते हैं तो वो क्रमबद्धता से, तो जैसे क्लास है, जैसे हमारी क्लास ही है 2 में, तो क्या वो एक क्रम से ही चलना चाहिए? बिल्कुल, आपको ये ध्यान रखना है वितरण जब आप कर रहे हैं, अगर आपने पहला वितरण पृष्ठ भाग में कर लिया है तो आपको दूसरा यहाँ बीच में करना है, तीसरा इधर की तरफ आपको करना है। क्यों कर रहे हैं? या आप अपनी कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए कर रहे हैं, अलर्ट करने के लिए। मेरा ध्यान केवल इन बच्चों पे नहीं है, मेरा ध्यान केवल अगली पंक्ति में बैठे हुए बच्चों पे नहीं है क्योंकि वो मुझे गौर से देख रहे हैं, इनको मैं छोड़ दूँ तो ये पूरी कक्षा क्या हो जाएगी, व्यवस्थित
होने की जगह अव्यवस्थित हो जाएगी। पीछे के बच्चे बात करने शुरू कर देंगे और जैसे ये बात करने शुरू करेंगे, आप कुछ भी आगे से बोलते रहो, पीछे वाले आपको सुनेंगे नहीं, और जब वो सुनेंगे नहीं तो आधी कक्षा तो सुन ही नहीं रही है आपको, तो फिर आपके प्रकरण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ति करने में आपको बाधा उत्पन्न होने लग जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वितरण करते हुए, क्रम का अर्थ ये नहीं कि पहली लाइन को मैंने पूछ लिया, मैं दूसरी लाइन से पूछूंगा, मैं तीसरी लाइन से पूछूंगा। क्रम का अर्थ यहाँ ये बताया गया है कि आपको क्षेत्र इंगेज करना है, कवर करना है। आपको देखना है कि मैंने अगर बार बार कहीं मैं मध्य में बैठे हुए बच्चों से ही तो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, यहीं 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 यहीं, तो बच्चे ने माइंड में सेट कर लिया हमसे कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इस टीचर के द्वारा हमसे भी कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सतर्क होके केवल किसको बैठना है? जो बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि उस टीचर की आदत है वो केवल क्या करता है, यहीं से प्रश्न पूछता है। जबकि पूरी कक्षा जब आप पढ़ा रहे हो तो उसको इतना अलर्ट होके बैठना चाहिए कि मेरा नंबर कभी भी आ सकता है प्रश्न पूछने का। आ रही बात समझ में? जी मैम। ताकि भय उत्पन्न रहे कि भाई ध्यान लगा के पढ़ना है। टीचर केवल ये नहीं है कि वो केवल पहली पंक्ति पर ही ध्यान देते हैं, लास्ट की पंक्ति पे ही ध्यान देते हैं, मध्य की पंक्ति पे ही ध्यान देते हैं। कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, कहीं से भी नंबर आ सकता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और अंत में आता है टीचर का व्यवहार। वो किस व्यवहार से आपको प्रश्न पुटअप कर रहा है, व्यवहार कुशल है कि नहीं है, व्यवहार उपयुक्त है या नहीं है, व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। अगर बच्चा आप प्रश्न पूछो और दांत दिखा रहा है तो आपको क्या वहाँ पर उसको दांत दिखाने देने चाहिए? नहीं मैम, नहीं। क्या करोगे? थोड़ा गुस्से उस समय थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे। व्यवहार में थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए, कठोर हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पर आपने मुझे सुना होगा, मैं कहती हूँ क्या यहाँ पर कोई हंसी की बात चल रही है? अगर चल रही है तो बताओ, हम सब उस पर हंसेंगे। सुना है नहीं सुना? जी जी। हमने क्या किया, सतर्क भी कर लिया, हंसने की क्या बात है, हंसी किस चीज़ की आ रही है। तो अनावश्यक व्यवहार को करने से भी आपको क्या करना है, रोकना है वहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे आप क्या हैं, क्रोध में ही हैं और फिर उससे पूछ रहे हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। या टीचर स्वयं ही क्या कर रहा है, हंस हंस कर बोल रहा है, गंभीर खुद ही नहीं हो रखा है, तो क्या बच्चे उसके प्रति गंभीर होंगे? नहीं। तो टीचर को क्रोधी होना चाहिए ना मैम, मतलब ऐसा तो नहीं कहा मैंने कि टीचर को क्रोधी होना चाहिए। अगर क्रोध में पढ़ाओगे तो फिर क्या बच्चा भय से आपको एक्सेप्ट करे? मतलब मैम थोड़ा तो मतलब जैसे मैम आपने बोला ना कि ये कक्षा में जैसे कोई अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं जी। परिस्थिति कैसी है, आपको उदंडी बच्चे को भी ठीक करना है और आपको जो नर्वस हो रखा है उसको भी बोलने के लिए प्रेरित करना है। तो क्या 24 घंटे क्रोध में ही रहोगे? नहीं मैम, नहीं रहते हैं ना। तो मुझे मैम अभी जैसे मैम पहले की पद्धति में जहाँ तक हमने पढ़ा, मतलब पहले उसमें तो जैसे मार पिटाई अलाउड थी, मतलब जैसे दंड देते थे तो उससे ज्यादा बच्चे डरते थे। पर क्या अब जैसे सरकार ने मना कर रखा कि आप ऐसे बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते या उन्हें ज्यादा दंडित नहीं कर सकते, तो अब क्या उपाय है मैम इसका? थॉर्नडाइक ने कहा, अगर आपने नियम पढ़ लिया हो तो उन्होंने कहा कि भाई पुरस्कार के साथ दंड भी क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि थॉर्नडाइक ये बात कह रहे हैं, तो थॉर्नडाइक की बात को समझते हुए हम क्या करेंगे, दंड भी देंगे
और बात को डंडा पकड़ेंगे और कुटाई करेंगे बढ़िया से और फिर इसको समझाएंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने कह रखा है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने आगे भी कुछ कहा। उन्होंने कहा पुरस्कार के साथ दंड आवश्यक है, किंतु बीच में लगा दिया, किंतु रोक दिया कि खुश मत हो कि तुम्हें डंडा पकड़ने की अनुमति दे दी और फिर पिटाई करते रहो बच्चों को और भय करके पढ़ाते रहो। उन्होंने कहा किंतु हाथ को केवल इतना उठाया जाए कि वो भय पैदा कर सके। ठीक, क्या किया? जी हाथ तो उठाया लेकिन क्या नहीं किया? मारा नहीं। आप बड़े हो गए हो, माता पिता को आज भी अगर क्रोध आ जाए आप पर और वो हाथ उठाएंगे तो वो भी जानते हैं कि आप बड़े हो चुके हैं, आपको थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, लेकिन आप आज भी हाथ कैसे करते होंगे? बचाव में करते हो कि नहीं करते हो? जी मैम। अर्थात उनके प्रति वो भय हमारे मन में आज भी क्या है? वैसे ही है जैसे बचपन में था। तो थॉर्नडाइक ने कहा पुरस्कार के साथ दंड आवश्यक है, किंतु जो दंड आप दे रहे हैं वो इस प्रकार का देना है कि उसमें केवल भय पैदा करो, उसको ऐसा नहीं कि आप बुरी तरीके से मार डालो आप उसको, जैसे कि कई अध्यापक करते हैं। कई आपने उदाहरण भी सुने होंगे कि टीचर ने इतना मारा कि बेचारा विद्यार्थी हॉस्पिटलाइज हो गया है या मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अलग अलग तरीके से। और अमूमन मारने की प्रविधि अगर पुरानी रही होगी तो आज ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके लिए और भी ज़्यादा चैलेंज पैदा हो गए हैं, क्योंकि कई बार टीचरों ने कहा कि भाई पिटाई के बाद ही बच्चा समझ पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे? सरकार का रूल भी मानना है, नहीं मानेंगे तो उल्टा हमारे पास आप आज एक हाथ भी टच कर दो किसी को तो कल वो पेरेंट्स को लेकर आ जाएगा प्रिंसिपल के रूम पे कि टीचर ने मुझे क्या किया? मारा। और ऐसी स्थिति में आपके जो व्यवसाय है उसमें क्या हो जाएगा? संकट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थॉर्नडाइक ने बचने का उपाय भी बताया कि आपको केवल भय ही उत्पन्न करना है, वो भय ही उसको क्या करेगा? सिखा देगा। अगर परीक्षा का भय ना हो तो क्या बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं मैम। फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी परीक्षा में किसी चीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यदि वहाँ परसेंटेज का भय ना हो तो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहेगा क्या? जो जिसको रुचि होगी आगे बढ़ने की वो करेगा, और सामान्यतः नहीं करेंगे मैम। मैंने ये कहा कि अगर किसी चीज़ में एंट्री के लिए लेबल दे दिया जाए, वो लेबल हटा दो तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहेगा? मैम आना चाहेगा, जो कई क्यों बच्चे आना आना चाहेगा? चाहेंगे। अगर कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो क्यों आना चाहोगे? क्यों मेहनत करोगे फालतू की? मैम करते हैं मैम, जैसे तो करते हैं, मतलब भले ही लेवल ना हो फिर भी कोई आना चाहता है, कईयों की प्रवृत्ति होती है प्रथम पे तो मैं केवल आना एक सबसे बच्चे की उत्कृष्ट। बात नहीं कर रही हूँ, मैं सामूहिक की बात कर रही हूँ। अगर परीक्षा का दंड ही ना, भय ही ना हो तो आप पढ़ाई क्यों करेंगे? अभी क्यों जुड़े हुए हो यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि इसी चीज़ ने हमारे भविष्य में इंटरव्यू होगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं टकराएगी। जब मैं पढ़ाने जाऊँगा तो ये टकराएगा मुझसे। हमको उस चीज़ का भय, कहीं मैं उस परफेक्शन से पीछे ना वंचित रह जाऊँ, कहीं मैं एक अच्छा टीचर बनने का गुण मेरे अंदर हो वो कहीं दब ना जाए। कल मेरा ये प्रदर्शन देखा जाना है, उस प्रदर्शन में पीछे ना रह जाऊँ। इसलिए यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं अभी कि कैसे इसको कल प्रदर्शित करना है। वो कहीं ना कहीं भय का एक तत्व हमारे अंदर क्या होता है? चलता रहता है। और भय का होना आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वही भय आपको आपके गोल तक लेके जाने का भी कार्य करता है। मेरा कैरियर ख़राब ना हो जाए, मुझे वो चीज़ रिसीव नहीं हो पाएगी, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, ये भी जो डर हम कह रहे हैं वो भी उस चीज़ तक ले जाने का क्या होता है? भय भी एक तरीके का प्रेरणा का स्रोत है। क्लियर? तो भय का अर्थ यहाँ उस नेगेटिव भय से नहीं है कि भाई बिल्कुल ही अपने प्राण पखेरु उड़ाने पर क्या हो जाए? हम उतारू हो जाएं। उस चीज़ की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है।
ठीक है। तो दंड केवल भय का रखिए, हाथ से मारने का कोई प्रावधान आपके लिए नहीं है, डंडे से मारने का कोई प्रावधान आपके लिए नहीं है। जितना है आपकी वाणी है, वाणी का प्रयोग जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। किंतु उसमें भी आपको व्यक्तिगत भिन्नता नामक एक प्रकरण पढ़ाया गया है। उस व्यक्तिगत भिन्नता में इमोशनल अनस्टेबल चाइल्ड होते हैं, संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित असमायोजित बच्चे, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर उसको भी आप तीर की तरह चुभने वाला शब्द कहोगे तो वो आपकी बात को पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? नेगेटिव। और अगर उसने आपकी बात को नेगेटिव ले लिया तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैम, बच्चा खुद के प्राणों पे संकट ला सकता है या किस शोक में जा सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, और वो उसके लिए बेकार हो सकती वो संकट किसको संकट में लेके आ जाएगा? है बच्चे को, उनके माता पिता को। और जिसने कथन कहे उसको कुछ नहीं होगा? अध्यापक। मैम ज्यादा दिक्कत मतलब वैसे तो उसी को होगी, अध्यापक तो चल ही रहेगा मैम थोड़ा ना, मूल रूप से तो परिवार को हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ा जाएगा अध्यापक, समझ रहे हो आयुष? यहाँ परिवार ने पूरे दिन बच्चा आपके पास छोड़ रखा है, उसका इमोशन किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, कैसा डेवलप हो रखा है। अगर आप गुरु परंपरा से पढ़े हुए हो, गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए हो, आश्रम पद्धति से, तो आप जान सकते हो इस चीज़ को कि आप लोगों को कक्षा 1 से 2 से 3 से माता पिता ने यहाँ छोड़ दिया है। अब आप अच्छे बन रहे हो समाज के लिए या बुरे बन रहे हो, वो पूरी जिम्मेदारी उस गुरुकुल की है, उस आश्रम की है जिस आश्रम में आप लोग पढ़े हुए हो। उन्होंने कैसे आपको इमोशन के तत्व आपको दे रखे हैं, आपके इमोशन का ध्यान रखा कि नहीं रखा? कहीं आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो समाज के विपरीत विरोधी विचारधारा का उत्पन्न हो गया होगा? तो वो स्थितियों से उस इंस्टीट्यूट ने फेस किया होगा, और फेस करते हुए क्या उसको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास किया गया कि नहीं किया गया, या उसके उस इमोशन को वैसे नेगेटिव में उत्पन्न होने दिया? आ रही बात समझ में? आज आप उस स्थिति में हैं कि हम आपके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो चीज़ आप में विकसित हो चुकी है उसका हम राइट डायरेक्शन क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, वो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन जो विकसित होना था, जो आप में आना था, वो तत्व आ चुका है। अब उसका नुकसान भविष्य में हो सकता है, बच्चों को उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सारी जिम्मेदारी अध्यापक की आ जाती है। माता पिता ने बनने के लिए बच्चे आपके पास छोड़ रखे हैं, इसलिए नहीं कि वो बच्चे उस तनाव में, उस डिप्रेशन में चले जाएं, दुश्चिंता में चले जाएं। तो उस दुश्चिंता में जैसे ही उनका बच्चा उनको दिखाई देगा, वो डायरेक्ट आके खुद परेशान ना होकर सीधे आके आपके ऊपर क्या उठा देगा, उंगली उठा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कक्ष स्तर में व्यक्तिगत भिन्नता नामक प्रकरण को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी हमारे जो अध्यापक थे भुवन, उनको मैंने कहा कि आपने कंटेंट में क्या दिया, या उससे पहले दूसरे अध्यापक ने पढ़ाया, हिमांशु पंत ने, जिन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड उसमें उसको पढ़ा दिया। केवल उद्देश्य कंटेंट को किताब में लिखे हुए को देना नहीं था, उद्देश्य था एक टीचर के रूप में हम किस रूप में इसको देख रहे हैं और किन चीज़ों को हम फेस करेंगे, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है आप लोगों पर। क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि भाई स्तर को समझते हुए व्यवहार को आपको रखना है, और व्यवहार आपका भी कुछ समायोजित हो जाएगा तो फिर कक्षा का क्या हाल होगा, संस्था का क्या हाल होगा, ये एक विचार करने वाला प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये स्लाइड में काम कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आएगी, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पष्टीकरण लिखा है। क्या तात्पर्य होता है स्पष्टीकरण का? मैम एक बार पुनः, थोड़ा यहाँ पे आवाज आ रही थी।
हाँ, किसी और ने सुना है तो बताओ भाई। स्पष्टीकरण मतलब मैम जो हमारा प्रकरण है उसको स्पष्ट करना, हम किस तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसमें किताब के शब्द होंगे या आपके शब्द होंगे? मैम अपने शब्द। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आदर्श वाचन, तो आदर्श वाचन का क्या तात्पर्य है? आदर्श वाचन जो इस पुस्तक से हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसका वाचन करना। ठीक है। अर्थात यहाँ एक एक लाइन किसकी होती? किताब की लिखी हुई होती। लेकिन यहाँ जैसे स्पष्टीकरण तथ्य आ गया, स्पष्टीकरण का अर्थ है टीचर ने अपने विचार उसमें प्रस्तुत करने हैं जो उस किताब में लिखे हुए थे। उस किताब को सरल करने के लिए बच्चों को समझाने वाला जो कथन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट करने वाला कथन कहते हैं, स्पष्टीकरण कहते हैं। तो यहाँ आपने अपना जो व्याख्या दी थी अभी परसों नरसों, उसको आप यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ प्रश्न तैयार किए गए हैं। प्रश्नों को तैयार किए हुए में ध्यान देंगे। इस प्रश्न में लिखा गया है जंगल में पेड़ था और उत्तर आया जंगल में परिजात का पेड़ था। तो ये प्रश्न ठीक है? नहीं मैम। पता चल रहा है कि प्रश्न क्या है? गड़बड़ा रखा है ना? दूसरा आया परिजात खुद को समझता था, तो उत्तर आया परिजात खुद को पेड़ों का सरताज समझता था। प्रश्न ठीक बना हुआ है? नहीं मैम। क्लियर? तीसरा आया अनगिनत फूलों से लदा क्या था? से लद जाता था, तो यहाँ उत्तर आ रखा है बाहर आने पर। क्या उत्तर और प्रश्न दोनों ठीक हैं? मैम जो प्रश्न बनाने के दृष्टिकोण से अगर उस प्रकार बनाया जाता तो उत्तर ठीक था। ठीक है उत्तर। रुको। उसने प्रश्न पूछा टीचर ने, अनगिनत फूलों से लद जाता था, उसने आंसर दिया बाहर आने पर। कौन लद जाता था बाहर आने पर? मैम प्रश्न का तात्पर्य यह है, मयंक थोड़ा रुको। प्रश्न का तात्पर्य यह समझ रहा हूं मैं कि वृक्ष कब अनगिनत फूलों से लद जाता था, तो तब हो सकता है कि बाहर आने पर। तो ये यहीं पर हम संतुष्ट हो जाएंगे बाहर आने पर। केवल आयुष कक्षा में जुड़े हुए हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी भी आवाज नहीं आ रही किसी और की? जी मैम। नितिन ने आवाज दी बस, और बाकी सब? प्रश्न गलत है। जी मैम। जी मैम। तो इंटरेक्शन करना चाहिए कि फिर ऐसा मौन हो जाना चाहिए कि केवल आयुष ही पढ़ रहा है कक्षा में? तो क्या किया यहाँ पे? अनगिनत फूलों से लद जाता था। तो जैसे आयुष ने यहाँ पे प्रश्न बताया, प्रश्न सेट हो गया, लेकिन उत्तर क्या है? अपूर्ण है। बाहर आने पर क्या होना चाहिए था? बाहर आने पर परिजात का वृक्ष अनगिनत फूलों से लद जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो यहाँ पर इस कौशल में दर्शाया गया है कि जो प्रश्नों की संरचना है, जैसा कहा गया था संक्षिप्त होना चाहिए, उसका तो ध्यान रखा गया, अत्यधिक संक्षिप्त कर दिया। लेकिन व्याकरणात्मक तरीके से क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है, अस्पष्ट हो गया है, सार्थक नहीं रह गया है। उन सारे पैराडाइम्स को इसने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। कंपोनेंट्स यहाँ लिखे गए हैं, घटक, उन घटकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया यहाँ पर। दूसरा, प्रश्न निर्माण करते हुए हमको ये विशेष ध्यान रखना है, जब आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे होंगे तो पहला प्रश्न आपको पहली 2 लाइनों से बनाना है, तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से बनाना है, चौथा प्रश्न यहाँ से बनाना है, पांचवा प्रश्न यहाँ से बनाना है। ऐसे नहीं कि पहला प्रश्न यहाँ का बन गया, दूसरा यहाँ का बन गया, तीसरा यहाँ का बन गया। इसमें भी आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, क्रमबद्धता का
ध्यान रखना है। प्रकरण जैसे पूछा है, प्रश्न भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे। जैसे पूछा है जंगल में किस चीज़ का पेड़ था, तो जंगल में परिजात का, यहाँ आ रहा है परिजात। फिर परिजात खुद को क्या समझता था, या परिजात का पौधा खुद को क्या समझता था, तो यहाँ आपने देखा कि परिजात का पौधा जो गुणों से संपन्न था वो अपने आप को पेड़ों का सरताज समझा करता था। बाहर आने पर अनगिनत फूलों से कौन लज जाता था, तो बाहर आने पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो नन्हे मुन्ने फूलों से लद जाता था बाहर आने पर। फिर आपने कहा तितलियाँ क्या करती थी, तो तितलियों का भी वर्णन दे रखा होगा आगे की लाइन पर। फिर परिजात बाहर आने पर क्या होता था परिजात में, तो वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से प्रश्नों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो रीटीचिंग में आपके पास आ जाएगा कि अब इसको शुद्ध कीजिए। तो आपने यहाँ देखा जंगल में किसका पेड़ था, तो अब उत्तर आएगा जंगल में परिजात का पेड़ था। यहाँ बाहर आने पर इसमें आंधा आंसर था, इसको पूर्ण कर लिया गया है। और जो व्याकरणिक तरीके से अशुद्ध थे उन प्रश्नों को शुद्ध कर दिया गया रीटीचिंग में। तो हमको प्रश्न निर्माण करने में उन सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। मीनाक्षी अपना माइक म्यूट करो। उसके साथ साथ पूछते समय भी हमको क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। प्रकरण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रश्न भी वैसे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और फिर व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूर्ण उत्तरों के साथ में प्रश्नों को हम पूछेंगे। तो इतना ही इस कौशल के अंतर्गत है। ये रीटीचिंग का पर्यवेक्षण प्रपत्र बन गया है। ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है। उन चीज़ों का आप बिंदुओं का ध्यान रखोगे। प्रश्न बनाते हुए स्पष्टीकरण अपने भावों को प्रदर्शित करेंगे, उसको आप कल थोड़ा सा पढ़ाएंगे। फिर उस भावार्थ में से ही आप क्या करेंगे, नंबर से क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे। और फिर उन प्रश्नों के दौरान आपको व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता और वितरण का ध्यान रखना है कि मैं किससे प्रश्न कब पूछूंगा और उस प्रश्न को क्या बार बार रिपीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका भी विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है।